खैर, इज़राइल शुरू से ही जो इसका जन्म हुआ देश का, तब से लेके वो हमेशा, एक तो जो उसके आसपास की जितनी सरहदें लगती हैं, बॉर्डर हैं, वो सारे इस्लामिक कंट्री हैं और उनसे उसकी लड़ाई चलती है। तो एक तरह से इज़राइल हमेशा मान के चलता है कि वो चारों तरफ दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। अब जैसे एक उसकी सरहद लगती है लेबनान से, सीरिया से, जॉर्डन से, गाज़ा से, फ़िलिस्तीन तो है ही है, साथ में इजिप्ट। तो ये सारे जो मुल्क हैं इस्लामिक मुल्क हैं, और इनके बीच में एक छोटा सा देश इज़राइल। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले तक यहाँ पे ब्रिटेन की हुकूमत थी। उसके बाद जब ब्रिटिश शासन ख़त्म होता है तो दुनिया भर में यहूदी अलग अलग फैले हुए थे, और इस जगह पे जहाँ पे अभी इज़राइल है, ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे अरब लोग भी बहुत रहते थे जो इधर उधर से आए थे और वहाँ रहते थे, और इस्लामिक उसके हिसाब से भी इस जगह की बड़ी एक अहमियत है। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक यहूदी आंदोलन शुरू हुआ था जो दुनिया में अलग अलग जगह फैले हुए थे, तो वो आकर इस ज़मीन के टुकड़े में बसना शुरू हो गए, और पहले से भी कुछ यहूदी वहाँ पे रह रहे थे। लेकिन जब ये अंग्रेज़ चले गए तो उसके बाद क्या हुआ, गलती ये हुई कि जो अरब के लोग थे भागे हुए वो भी वहाँ थे, और इज़राइल में जो यहूदी थे वो भी वहीं आ गए। तो दोनों ने बसने के लिए और देश के लिए ज़मीन का टुकड़ा एक ही चुना, और यहाँ से लड़ाई शुरू हो गई। अब एक तो अरब इज़राइल लड़ाई थी, उसके बाद फिर आगे चल के इज़राइल और फ़िलिस्तीन की लड़ाई शुरू हो गई। तो ये सारी चीज़ें होती रही, लेकिन इस पर दुनिया की भी नज़र थी। 1947 में यूनाइटेड नेशन ने एक रेजोल्यूशन पास किया, और उसने फिर ये कहा कि ठीक है, ये जो झगड़ा चल रहा है, इसी ज़मीन के टुकड़े को उसने दो हिस्सों में बांट के कहा कि इसमें आप दो देश बना लो। और इस तरह से 1948 में इज़राइल का जन्म होता है। और तब जब इसका जन्म हुआ था तब उसकी आबादी करीब 7 लाख के करीब थी, और जो अरब थे जो भाग कर आए थे, जो फ़िलिस्तीन में थे, वो दूसरे हिस्से में रहने लगते हैं। तो इसके बाद 1948 में इज़राइल का जन्म होता है, और अब चूँकि इज़राइल की लड़ाई अभी भी जारी है, उधर फ़िलिस्तीन है, अरब हैं, बाकी जो कंट्रीज़ के बॉर्डर लगे हुए हैं उनके साथ भी हालात ठीक नहीं है। तो इसीलिए इसके बाद 1948 में जन्म होता है, और 1949 में ही इज़राइल अपने देश के बाहर के दुश्मनों पर नज़र रखने के लिए और अपने लोगों की हिफाजत के मकसद के लिए एक खुफिया एजेंसी, सीक्रेट सर्विस को तैयार करता है, और उसका नाम है मोसाद। मोसाद का मतलब है इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑपरेशन और इंटेलेक्चुअल्स। तो ऐसे लोगों का एक इंस्टीट्यूशन जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। तो 1949 में आज़ादी के मतलब देश बनने के 1 साल के बाद ही मोसाद का जन्म होता है, और पूरे जो ख़ासतौर पे इसके जो सारी सरहदें लगी हुई थी, चाहे वो लीबिया हो, चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे वो सीरिया हो, इजिप्ट हो, इन जगहों पे, और फ़िलिस्तीनी जो हैं उन सबको लेके इज़राइल के ख़िलाफ़ क्या कुछ चल रहा है, उसके लिए इस मोसाद का गठन होता है। इसमें करीब 1500 से 2000 लोगों को भर्ती किया जाता है, और अभी भी जो मोसाद की जो एक पूरी जो लोगों की तादाद है वो करीब इतने ही है। और ये सब जो लोग आए, जो मोसाद में ज़्यादातर लोग होते हैं, वो वहाँ के जो सेना की खुफिया शाखा है, एक सिन बेत, उससे या फिर वहाँ की आर्मी से, उनसे ये लोगों को लिया जाता है और उसमें मोसाद में भर्ती किया जाता है। और जो आर्मी में है या सिन बेत में है, इसके बावजूद इनकी फिर अलग से ट्रेनिंग होती है, और उस ट्रेनिंग में जो पास करते हैं उसके बाद उनको कहीं इन चीज़ों पर रखा जाता है। तो जो इज़राइल के पहले प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर डेविड बेन गुरियन, उनका आइडिया था इस मोसाद को लेकर, और उन्हीं के इस पहल पे ये मोसाद बना था। अब जब 1949 में, अब तो बाद में यह कि इजरायली सेना और खुफिया विभाग और ये सारे लोगों को लेकर भर्ती किया गया, लेकिन 1949 में जब मोसाद का गठन हुआ, मोसाद का जन्म हुआ, तो यह कि इसमें कौन लोग रखे जाएंगे, कैसे रखे जाएंगे, कैसे बनेगा। तो उस वक्त जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, और अरब इज़राइल और इज़राइल और फ़िलिस्तीनी 1948 से पहले, तो इज़राइल और यहूदियों को लेकर 4 अलग अलग उग्रवादी संगठन थे उस वक्त। उनको यही यूएन के ज़रिए भी था कि ये लोग उग्रवादी संगठन हैं। वो लोग लड़ाई लड़ रहे थे यहूदियों के हक़ के लिए और इज़राइल के लिए। तो जब डेविड बेन गुरियन प्राइम मिनिस्टर बने 1948 में, और उसके बाद 1949 में मोसाद का गठन हुआ, तो अब ये था कि किन लोगों को मोसाद में रखा जाए। तो वो जो 4 मोसाद के उस वक्त, मोसाद के नहीं, जो उस वक्त इज़राइल के यहूदियों के हक़ के लिए लड़ रहे थे, 4 जो यहूदी संगठन थे, एक हगाना, इरगुन, लेही और पालमाचा, इनसे जुड़े हुए लोगों को मोसाद में पहली बार भर्ती किया गया, और ये सारे बड़े खूंखार टाइप के थे। और
इन्हीं के साथ जो काम कर रहे थे उस वक्त, जो लोग लड़ रहे थे, उनमें से कुछ लोगों को सिलेक्ट किया गया और मोसाद में फिर भर्ती किया गया। और जो इसका पहला डायरेक्टर बनाया था मोसाद का, रूबेन शिलोह, इसको कहते हैं कि उस वक्त बहुत ही खूंखार एक सैनिक के तौर पे इसकी पहचान थी और यहूदियों में बहुत फेमस। तो पहला डायरेक्टर जो हुआ मोसाद का वो रूबेन शिलोह था। धीरे धीरे इसके बाद मोसाद को काफ़ी पावरफुल बनाया गया और इनकी जो खुफियागिरी और ख़ासतौर पे बाहर में ऑपरेशन, मोसाद बाकी दुनिया की जितनी भी एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां, सीक्रेट सर्विसेज, उनमें अलग सिर्फ एक मायने में ज़्यादा है। वो ये है कि इसके जो कवर्ट ऑपरेशन होते हैं, जो बाहर ऑपरेशन होते हैं, उसका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है और वो ऑपरेशन बहुत ही ख़ास तरीके से अंजाम देने में भी मोसाद की महारत हासिल है। इवन वक्त बीतने के साथ ये हुआ कि बाकी देश के कई एजेंसियां जो हैं, सीक्रेट सर्विस की एजेंसियां, वो ट्रेनिंग के लिए अपने जासूसों को इजराइल भेजने लगी, मोसाद के साथ ट्रेनिंग दिलवाने लगी। हालांकि मुझसे ये भी एक एडवांटेज है कि इजराइल में हर जो इजरायली नागरिक होता है उसके लिए ख़ास वक्त होता है, समय सीमा तय होती है जिसमें उसको मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी ज़रूरी है। लेकिन उसके बावजूद जो मोसाद में आता है वो वहाँ की आर्मी, वहाँ के खुफिया विभाग, वहाँ के सारे जितने बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है काम करने के लिए, उसके बावजूद भी उसकी अलग से ट्रेनिंग होती है और बहुत कड़ी ट्रेनिंग होती है। और उस ट्रेनिंग के बाद ही फिर उसको काम करने का मौका मिलता है। और मोसाद के लिए जो पहला लक्ष्य था वो यही था कि जो इजरायली नागरिक हैं उनके हकों की रक्षा करना। और दूसरा इसीलिए वो जब मोसाद इस तरह की जब चीज़ें करता, ऑपरेशन करता है, तो उसका ये भी कि वो बहुत ही क्रूरता से अपने दुश्मनों को, बहुत ही हैवानियत से, बहुत ही बुरी तरीके से मारता है, बदला लेता है। और न सिर्फ बदला लेता है, मारता है, बल्कि इसकी कहानियाँ भी कब कब कितनी कितनी लीक करनी है ये भी मोसाद तय करता है, ताकि इससे दुश्मनों के दिल में एक डर बना रहे उसको लेकर। तो मोसाद के गठन के बाद ये सारी चीज़ें चलती रहीं। फिर इसमें धीरे धीरे बहुत सारी महिलाओं को मोसाद में भर्ती किया गया और मोसाद की जो महिलाएं हैं, जो मोसाद में काम करने वाली जासूस, उन्होंने उनके बड़े नाम और चर्चे हुए। हालांकि उनकी जासूस के साथ एक ये भी है कि उनकी जो नौकरी होती है मोसाद में अगर भर्ती है तो उनकी फीमेल जो जासूस है उनको कभी ये नहीं कहा जा सकता कि किसी मिशन के दौरान अगर दुश्मन के साथ सोना पड़े तो आप सो सकते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। और उनकी बहुत सारी महिलाएं जासूस हैं जिन्होंने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए और उसके बाद बड़े बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। आज भी मोसाद में इनकी तादाद कहते हैं कि बहुत ज़्यादा है। अब मोसाद के जो काम करने का तरीका और कारनामे थे, अब अंदाज़ा 2-3 सिर्फ इंसिडेंट से लगा लें, ऑपरेशन तो बहुत सारे हैं। एक किस्सा याद होगा अमेरिकी प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन का, जब एक इंटर्न थी मोनिका लेविंस्की के साथ वो बातचीत और वो सारी चीज़ों का एक कंट्रोवर्सी जो हुआ था उनके रिलेशनशिप को लेकर। तो बिल क्लिंटन और मोनिका लेविंस्की के साथ जो बातचीत के रिकॉर्ड था ये मोसाद ने किया था। और सोचिए आप व्हाइट हाउस में घुसकर, और उसके बाद कहते हैं कि बिल क्लिंटन को बाकायदा ब्लैकमेल भी किया था फिर इजराइल ने इसी टेप और बातचीत को लेकर। मोसाद के अंदर एक और ख़ास तौर पे ये चीज़ है कि इनका एक पूरा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर डिपार्टमेंट है मोसाद के अंदर में, जो ये तय करता है कि ऑपरेशन के किस हिस्से को गुप्त रखना है और किस हिस्से को मीडिया में लीक करना है। इसीलिए कल भी कई कुछ लोगों ने मेल भेजा था कि अगर ऑपरेशन खुदा के कहर के तहत 18-20 साल तक इतने लोगों को यूरोप के अलग अलग मुल्कों में घुस के मारा और सारी चीज़ें हुई, तो ये चीज़ें लीक कहाँ से हुई। तो इनका एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर डिपार्टमेंट है मोसाद के अंदर, जो खासतौर पर सिर्फ यही काम करता है कि वो हर ऑपरेशन की पूरी जानकारी रखता है और उसमें से कौन कौन से हिस्से को लीक करना और किसको नहीं करना वो ये तय करता है और अपने हिसाब से लीक कराता है। उस लीक कराने के पीछे जो उनका मकसद है वो ये है ताकि दुश्मनों के अंदर डर और खौफ पैदा रहे मोसाद को लेकर। और इसीलिए अगर कारनामे सारे गुप्त रखे जाएं, खुफिया रखे जाएं, तो फिर ये पता नहीं चलेगा मोसाद कैसा है, कितना खूंखार है, नहीं है, कहाँ ऑपरेशन कर सकता है, किस देश में किस कोने में घुस सकता है। तो ये मैसेज देने के लिए भी मोसाद वक्त वक्त पर इनका अपना डिपार्टमेंट सिलेक्टेड इन्फॉर्मेशन को लीक करता है और उसका सिर्फ मकसद नहीं होता है ताकि लोगों के अंदर ये डर पैदा किया जा सके। कहते हैं कि मोसाद में एक पूरा डिपार्टमेंट है जो केमिकल और जैविक जहर की खोज में ही लगा रहता है। मतलब अलग अलग तरीके से दुश्मनों को कैसे मारना है, क्या करना है, डाउट ना हो तो उसके लिए क्या किया जाए। जैसे यासिर अराफात की मौत को लेकर ये बहुत बार रहा कि जो फ़लस्तीनी नेता थे कि यासिर अराफात को मोसाद के ज़रिए ही एक ऐसा पॉइज़न दिया गया था स्लो, जिसकी वजह से धीरे धीरे यासिर अराफात की मौत हुई। और उस जो ये सारे जहर जो रासायनिक और जैविक बनाता है मोसाद के डिपार्टमेंट के, उसमें ख़ास इस बात का ध्यान रखा जाता है कि किसी टेस्ट में या किसी उसमें कभी पकड़ में ना आए कि इसकी मौत पॉइजन से हुई थी और पॉइजन था तो कौन सा था। तो ये चीज़ें बड़ी सीक्रेसी के साथ मेंटेन की जाती हैं। एक कहते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई भी कंट्री या उसके बड़े नेता नहीं है कोई जिससे इजराइल
का ज़रा सा भी इंटरेस्ट हो जिसकी फाइल मोसाद के पास ना हो। दुनिया के हर बड़े पॉलिटिशियन और जिनके पास कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में मोसाद पूरी फाइल, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी कुंडली मतलब अपने पास तैयार रखता है। इसमें जितने भी नेता हैं, मशहूर लोग हैं, उन सभी लोगों का है। फिर ये भी तय होता है कि किस नेता से, किस देश के हेड से, प्रेसिडेंट से, प्राइम मिनिस्टर से कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो कैसे ली जा सकती है, जासूसी के ज़रिए, लालच से, पैसे से, धमकी करके, ब्लैकमेल करके। तो ये सारी चीज़ें भी तो कहते हैं कि जो अभी नेतन्याहू वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, जब इन्होंने पोलैंड को पेशकश की थी, उस वक्त एक ख़ास कोई इन्फॉर्मेशन लीक करनी थी और अमेरिका के पास वो चीज़ें लेनी थी और अमेरिका को दबाव में लाकर उसको ब्लैकमेल करके और पोलैंड वो चीज़ें ले सकता था। उसके लिए बाकायदा कुछ ब्लैकमेलिंग की सारी चीज़ें जमा की गई थी मोसाद के ज़रिए। ये ऑलरेडी बहुत मीडिया में भी ये खबर आई थी। तो पूरा एक डिपार्टमेंट जिस तरीके से काम करता है उसकी वजह से न सिर्फ मोसाद मशहूर है, बल्कि एक ये भी है कि दुनिया के हर बड़े जो बाकी देश हैं वो ये भी डरते हैं कि पता नहीं कब क्या मोसाद उनके बारे में जो जानकारी है वो सार्वजनिक हो जाए तो क्या होगा। एक इससे बड़ा इंपॉर्टेंट जुड़ा हुआ किस्सा ये भी है कि इजराइल और ईरान की कभी बनी नहीं है, तो ईरान का हमेशा कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तैयारी में कोशिश करता रहता है। तो एक बार पता चला था कि ईरान के पास न्यूक्लियर प्लान से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट दस्तावेज़ हैं और वो दस्तावेज़ एक खुफिया जगह पे एक गोदाम में रखे हुए हैं और उस गोदाम में 12 तिजोरियाँ हैं और उन्हीं तिजोरियों में वो उस पूरा डॉक्यूमेंट से उसका पूरा प्लान है, सारी चीज़ें हैं। 1 साल तक करीब मोसाद के लोगों ने उस पूरे जगह की रैकी की, एक एक चीज़, एक एक छोटी छोटी चीज़ें, कितने गार्ड हैं, कितनी जगह है, यहाँ से निकलने का रास्ता क्या है, जाने का रास्ता क्या है, वो सारी बारीकी। फिर ये कि कितने टाइम में ये सारी चीज़ें करके ईजिली निकल सकते हैं। तो ये जब सारी रैकी कर ली उसके बाद कहते हैं कि एकदम स्क्रिप्ट जैसे लिखते हैं, स्क्रिप्ट के हिसाब से उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। इनके एजेंट वहाँ पहुँचे, उन्होंने सिर्फ उन्हीं तिजोरी को तोड़ा जिस तिजोरी के अंदर से कागजात निकलने थे और फिर वहाँ जाने के बाद करीब 6 घंटा 29 मिनट में पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद वहाँ से करीब 50,000 पेजेस जो पूरा प्लान था न्यूक्लियर का, इसके अलावा कॉम्पैक्ट डिस्क, वीडियो, वो सारे उसमें प्लान में थे। 6 घंटा 29 मिनट में वहाँ से लेकर निकल गए थे और किसी को कानो कान खबर नहीं हुआ। जब गार्ड की ड्यूटी चेंज हुई, गार्ड बाद में दूसरा आया और उसके बाद फिर उसने सारी चीज़ें देखी, तब जाकर उसको पता चला कि यहाँ क्या हुआ है। और फिर इस पूरे जो न्यूक्लियर का जो पूरा प्लान था, बाद में ये यूएस प्रेसिडेंट को दिखाया गया और कहा गया कि ईरान जो है वो कह रहा है कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहे हैं, लेकिन इन कागजात से जाहिर होता है कि वो बना रहा है। हालांकि ईरान ने उस वक्त ये मना किया, तो उसने कहा चूंकि इजराइल की दुश्मनी है, इजराइल नहीं चाहता और इसराइल इसीलिए उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। ये चीज़ें थी। एक बार एक दुश्मन को मारने के लिए जो इजराइल के हित के ख़िलाफ़ था, उससे दुबई में मिला, पता चला कि दुबई में है। तो मोसाद के एजेंट पहुँचते दुबई में, जिस होटल में वो ठहरा हुआ था उस होटल में जाते हैं और उसको एक ऐसा जहर इंजेक्ट करते हैं जिससे ये पता ही नहीं चलता है कि इसकी मौत जहर से हुई है। ऐसा लगता है कि जैसे वो उसको कोई दौरा पड़ा हो। और जितनी देर में मौत हुई और उसके बाद उस मौत की सच्चाई पता चलती, तब तक मोसाद के जितने एजेंट थे वो ब्रिटिश, आयरिश और अलग अलग पासपोर्ट पे पहुंचे थे। वो प्लेन में बैठ के दुबई की सरहद को छोड़ चुके थे और उसके बाद वहाँ अगले दिन पता चलता है कि नहीं, ये जो मौत हुई है ये कुछ नेचुरल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं मोसाद से जुड़ी हुई। और एक हमेशा ये कि इंडिया का जो रिश्ता रहा है वो इजराइल में, फ़लस्तीन के साथ भी हमारा रिश्ता बड़ा अच्छा रहा है, चूँकि यासिर अरफ़ात के साथ दोस्ती हुआ करती थी और फ़लस्तीन, तो हमें कहते हैं कि इंडियन जो है हम फ़लस्तीनी के समर्थक भी हैं और इसी वजह से इजराइल के साथ कभी खुल के उतनी दोस्ती नहीं हो पाई। लेकिन नेतन्याहू के आने के बाद से रिश्ते थोड़े सुधरे और अभी बल्कि ये कहते हैं कि वक्त पर जो रॉ है हमारी खुफिया एजेंसी और जो मोसाद, इन्होंने कई जॉइंट ऑपरेशन किए और जाहिर सी बात है ज़्यादातर ऑपरेशन अगर इधर हुए हैं तो वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हुए हैं और हमने कई जॉइंट ऑपरेशन भी किए हैं और अभी भी ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो पूरे मोसाद के जो गठन की कहानी थी, आपको करीब 2000 के करीब लोग इसमें काम करते हैं। सबसे ज़्यादा जो टैलेंटेड होते हैं, सबसे ज़्यादा जो सारे टेस्ट को पास होते हैं वो इसमें आते हैं और कहते हैं कि इनकी सैलरी इतनी है कि मतलब हम लोग सोच नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि इनकी पूरी ज़िंदगी जो है उस मिशन और उस इजराइल के हर एक नागरिकों के नाम पे होता है और ये अपने लोगों को बचाने, अपने लोगों को मुसीबत से निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये इनकी बेसिक ट्रेनिंग होती है। तो ये थी पूरी मोसाद की कहानी। अब